नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है विजयनगर साम्राज्य। और बोर्ड शायद कुछ आपको थोड़ा रंगीन दिख रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो बनाया था वो फिर उसमें आवाज़ नहीं आई थी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि इस तरह थोड़ी सी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको फिर यहाँ बताते चलूँगा। आज फिर से मैं दोबारा वो वीडियो बना रहा हूँ। तो जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना जो है देखिए 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई रहती है, हरिहर और बुक्का द्वारा। और इस वंश का जो नाम रहता है संगम वंश रहता है, जो हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित किया जाता है। हरिहर बुक्का के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये दोनों भाई रहते हैं और इनके पिता का नाम संगम रहता है, इसीलिए जो इनके द्वारा वंश स्थापित किया जाता है उसे संगम वंश का नाम दिया जाता है। ये काम्पिली राज्य में मंत्री रहते हैं और जब मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है काम्पिली पे, तो ये दोनों लोग वहीं से पकड़े जाते हैं और इनको पकड़ के दिल्ली ले जाया जाता है। लेकिन वापस जब वहाँ पे विद्रोह होता है तो हरिहर और बुक्का को ही मोहम्मद बिन तुगलक भेजता है दबाने के लिए। और जब ये वापस वहाँ आते हैं तो इनके गुरु विद्यारण्य ने इनको यहाँ पे फिर से पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित कर दिया और ये यहीं रह जाते हैं। और देखिए, फिर इन्होंने यहाँ तुंगभद्रा के बाएं तट पे विजयनगर की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के बारे में बात की जाए तो देखिए, विजयनगर की 4 राजधानियाँ कुल रहती हैं। सबसे पहले अनेगोंडी इसकी राजधानी होती है, फिर विजयनगर 7 साल बाद इसकी राजधानी बनती है, फिर पेनुगोंडा इसकी राजधानी होती है और अंतिम राजधानी चंद्रगिरी होती है। तो आपको ये राजधानियों का क्रम भी याद रखना है कि कौन सी राजधानी कैसे आती है। अब इसके बाद देखिए, जो शासक की बात की जाए तो सबसे पहला शासक हरिहर प्रथम रहता है और इसकी प्रमुख विजय रहती है होयसल विजय, और इसे एक समुद्र का अधिपति कहा गया है। और ये 2 मुख्य पॉइंट है जो हरिहर प्रथम से जरूरी हैं। इसके बाद बुक्का प्रथम शासक बनता है और बुक्का प्रथम की उपाधि जो रहती है वो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की रहती है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद इसका जो युद्ध होता है वो मुहम्मद प्रथम बहमनी शासक रहता है, उससे युद्ध होता है। और मुहम्मद प्रथम के साथ इसके युद्ध में ही पहली बार तोपों की लड़ाई होती है। इस समय आपको याद रखना है कि बाबर के आगमन से पूर्व ही तोपों की लड़ाई जो है देखिए विजयनगर और बहमनी के बीच होती है। इसके बाद इसकी जो दूसरी प्रमुख रहती है वो मदुरा विजय रहती है। और एक प्रमुख चीज़ हमें इसके विषय में याद रखना है कि इसने चीन और श्रीलंका के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और चीन में इसने अपने दूत मंडल भेजे थे। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया। फिर इसने वैष्णव और जैनियों के बीच जो है, जब इसके समय में कुछ विवाद होता है तो उसकी सुलह कराता है ये, और ये इसके प्रमुख कार्य रहते हैं। अब इसके बाद देखिए, जो हरिहर द्वितीय शासक होता है, हरिहर द्वितीय पहला ऐसा शासक होता है संगम वंश का जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और हरिहर द्वितीय के समय ही गोवा, सप्तकोंकण, चौल, दाभोल पर अधिकार होता है किसका? विजयनगर का। और ये सारे क्षेत्र बहमनी से जीते जाते हैं। और हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका पर भी देखिए आक्रमण किया था, तो ये भी हमें याद रखना है कि हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका पर भी अटैक किया था। और हरिहर द्वितीय को 27 नगरों का निर्माता कहा जाता है और इसके दरबार में श्रीनाथ रहते थे जिन्होंने हरविलास की रचना की थी। और इसका जो सेनापति था इरुगाथा जैन, उसने ननार्थ रत्नमाला की रचना की थी, ननार्थ रत्नमाला की रचना की थी। तो इसका सेनापति देखिए, एक तो योद्धा रहता है, उसके साथ वो विद्वान भी रहता है। इसके बाद देखिए, विजयनगर साम्राज्य में अगला शासक आता है देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम का अपने समकालीन शासक फिरोज शाह बहमनी से युद्ध होता है, जिसे सुनार की बेटी कहा जाता है उस युद्ध को। और सुनार की बेटी युद्ध में देवराय प्रथम पराजित होता है और इसने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करके इससे संधि कर लेता है। और इसी के समय देखिए 1420 में इतालवी यात्री निकोलो कोंटी रहता है, वो विजयनगर की यात्रा करता है, ये हमें याद रखना है। और सर्वप्रथम जो है मुसलमानों को सेना में अगर शामिल करने की बात की जाए तो वो देवराय प्रथम रहता है, जिसने 10,000 मुसलमानों को सेना में शामिल किया। इसके अलावा इसने तुंगभद्रा नदी से 24 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया और हरिद्रा नदी पर इसने बांध का निर्माण कराया। अब देवराय प्रथम के बाद जो सबसे महानतम सम्राट है किसका? संगम वंश का, वो आता है देवराय द्वितीय। और देवराय द्वितीय की देखिए कई उपाधियाँ हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ एक उपाधि लिख रखी है, गजबेटकर। ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसका मतलब होता है हाथियों का शिकारी। और
इसके द्वारा देखिए तुर्की धनुर्धरों की नियुक्ति की जाती है कहाँ, सेना में। 2000 तुर्की धनुर्धरों की सबसे पहली बार विजयनगर साम्राज्य में शामिल किया जाता है। किसके द्वारा? देवराय द्वितीय के द्वारा। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो आपको याद रखना है कि वो देवराय प्रथम होगा, और तुर्की धनुर्धर पूछा जाए तो देवराय द्वितीय हो जाएगा। और देवराय द्वितीय चूँकि धर्म सहिष्णु शासक रहता है, और इसने अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखवाया था, और इसने अपने साम्राज्य में मुसलमानों को मस्जिद बनाने और पूजा पाठ करने की छूट दे रखी थी। और इसने देखिए महासुधा निधि नाटक एक रहता है, उसकी रचना करता है, और ब्रह्मसूत्र पे जो टीका रहती है वो देवराय द्वितीय द्वारा की जाती है। और इसी के समय देखिए फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक रहता है, वो विजयनगर की यात्रा करता है। इसके बाद जो अगला शासक होता है वो होता है मल्लिकार्जुन, और मल्लिकार्जुन के बाद विरूपाक्ष द्वितीय शासक होता है, और ये विजयनगर का अंतिम शासक होता है। और इसी विरूपाक्ष द्वितीय के समय मोहम्मद खां बहमनी सुल्तान जो रहता है उसका सेना प्रधानमंत्री रहता है महमूद गामा, और वो जो है गोवा, चौल और दाभोल को जो है विजयनगर से छीन लेता है, और उस पर बहमनी साम्राज्य का कब्जा हो जाता है। आगे चल के पुर्तगालियों द्वारा फिर गोवा छीना जाता है इन बहमनी शासकों से, और आप देखेंगे कि फिर गोवा किस तरह से पुर्तगाली सत्ता का केंद्र बनता है, और आज भी हम देखते हैं कि गोवा में पुर्तगाली प्रभाव देखा जाता है। इसके बाद देखिए जो अगला वंश होगा वो संगम वंश के बाद सालू वंश होता है, और इस सालू वंश की स्थापना जो सालू नरसिंह द्वारा की जाती है। और ये सालू नरसिंह ये सत्ता परिवर्तन अपना एक सेनापति रहता है सालू नरसिंह का, नरसा नायक, उसके मदद से करता है। लेकिन नरसा नायक क्या करता है कि इसका जो अंतिम शासक रहता है सालू वंश का, तो उसको पराजित करता है, और उसका जो बेटा रहता है वीर नरसिंह, नरसा नायक का वीर नरसिंह जो है इसके सालू वंश के अंतिम शासक की हत्या करके तुलु वंश की स्थापना करता है। और इसी तुलु वंश में आप आगे देखेंगे कि सबसे प्रमुख जो शासक होता है वो कृष्णदेव राय होता है। तो हमें याद रखना है कि वंश का भी क्रम याद रखना है, संगम, सालू, तुलु, उसके बाद अंतिम हमारा आ जाएगा वो होगा आपका आर्यविडु वंश। तो ये क्रम है, उसको भी ध्यान रखिए। अब जो कृष्णदेव राय है ये पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम सम्राट माना जाता है। तो इसकी उपलब्धियों को देखते हैं। इसकी उपाधि देखिए आंध्र भोज, अभिनव भोज रहती है। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने जो है मकाकाव, यवनराज स्थापनाचार्य और नंदगोप जैसी उपाधियां भी धारण की थी। और जो हमें याद रखना है देखिए वो आंध्र भोज और अभिनव भोज है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात की जाए तो इसने उड़ीसा की विजय की, बहमनी साम्राज्य से रायचूर दोआब को इसने छीना, और भी कई सारे क्षेत्रों को ये छीनता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखते हैं। तो विजयनगर का जो ये शासक रहता है कृष्णदेव राय, ये बहुत ही विद्वत रहता है या विद्वान रहता है, और इसने अमुक्त माल्यद की रचना की थी, और अमुक्त माल्यद की जो रचना है वो तेलुगु में करता है। इसके अलावा एक रचना है जामवती कल्याणम, उषा परिणय और मदालसा चरित्र, ये 3 रचनाएं ये संस्कृत में करता है। उसके अलावा देखिए सर्वप्रथम भूमि का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो कृष्णदेव राय के द्वारा विजयनगर साम्राज्य में किया जाता है, और इसने विवाह कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो सबसे पहले नरसिंह प्रथम ने विवाह कर को समाप्त किया था, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त करने को अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय द्वारा समाप्त किया गया था। और उसके अलावा कृष्णदेव राय ने 2 शहरों की स्थापना की। एक शहर था नांगलापुर, इसकी माता रहती है नांगला, उनके याद में करता है, और अपनी पत्नी के याद में हासपेट शहर की स्थापना करता है। इसके बाद स्थापत्य के क्षेत्र में भी विजयनगर में कृष्णदेव राय द्वारा निर्माण कराया जाता है। तो हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, इन 2 मंदिरों का निर्माण कृष्णदेव राय द्वारा कराया जाता है। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे जो तेलुगु के 8 विद्वान थे, और इस समय तेलुगु का उत्कर्ष काल माना जाता है। और उन 8 विद्वानों में अल्लशानी पेद्दाना जो है वो प्रमुख रहते हैं। इसके अलावा 7 और लोग रहते हैं। और इसी कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा और डोमिंगो पायस, इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो अगला शासक होता है वो इनका भाई रहता है कृष्णदेव राय का सौतेला भाई अच्युत देव राय, वो शासक बनता है। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में क्या होता है कि पहले ये अपने एक बेटे को राजा घोषित करते हैं, और संयोग से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो डर के मारे जो ये अपने भाई को शासक घोषित कर देते हैं। और जब अच्युत देव राय विजयनगर का शासक बनता है या शासन संभालता है, तो जो कृष्णदेव राय के दामाद रहते हैं राम राय, तो राम राय द्वारा अच्युत देव राय के शासन का विरोध किया जाता है। और
उसके विरोध के बाद भी राम राय के अच्युत देव राय सम्राट बन जाता है। और अच्युत देव राय से संबंधित देखिए दो प्रमुख चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि इसने नायकों को नियंत्रित करने के लिए महामंडलेश्वरों की नियुक्ति की। तो किसने की? अच्युत देव राय ने, याद रखना। और इसके समय में पुर्तगाली यात्री जो नूनीज रहता है वो विजयनगर की यात्रा करता है। अब आप देखिए इसके बाद जो अगला शासक होता है वो सदाशिव राय होता है। सदाशिव राय जो है कृष्णदेव राय का पुत्र होता है और राम राय द्वारा इसको सत्ता पे स्थापित कराया जाता है। पहले ही मैंने आपको बताया कि वो अच्युत देव राय के शासन संभालने का विरोध करता है राम राय, तो इसको हटा के सदाशिव राय को ये शासक बनाता है और इस वंश का अंतिम शासक यही सदाशिव राय होता है। इस समय क्या होता है कि सदाशिव राय केवल नाम मात्र का शासक रहता है और सारी शक्ति जो है वो राम राय के हाथ में रहती है। और राम राय की एक पॉलिसी रहती है कि वो जो बहमनी साम्राज्य पे 5 मुस्लिम क्षेत्रीय राज्य स्थापित होते हैं वो उनको आपस में लड़ाता रहता है। तो जब वो क्षेत्रीय राज्यों को आपस में लड़ाता है तो क्षेत्रीय राज्य इससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो लोग जो है विजयनगर के खिलाफ एक संघ का निर्माण करते हैं और उस संघ के निर्माण द्वारा वो विजयनगर पे आक्रमण करते हैं राम राय की नीतियों से खिन्न होकर। तो वो जो युद्ध होता है उसे तालीकोटा का युद्ध कहा गया है, जो 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। आप तिथियों को याद भी रखिए, यहाँ ये जो मैंने तिथि रखी है इसको आप याद रखिए क्योंकि परीक्षा में सीधे पूछा जाता है तालीकोटा के युद्ध का मिलान करने की। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको डेट्स ना याद कराऊं, काफ़ी बोरिंग हो जाता है, वैसे भी बहुत सारे फैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ आएगी कि तालीकोटा का युद्ध फिर भी लेकिन आप याद रखिए। और इसे राक्षसी तंगड़ी और बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब इस युद्ध में कौन कौन लोग संघ में शामिल थे उसको देख लेते हैं। तो देखिए बीदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इन 4 राज्यों का संघ रहता है और इसमें जो देखिए बरार शामिल नहीं रहता है, बरार सम्मिलित नहीं रहता है। ये भी पूछा गया सीधे सीधे एग्जाम में कि कौन सा राज्य शामिल नहीं रहता है, तो बरार शामिल नहीं रहता। और इस संघ के नेता की बात की जाए तो अली आदिल शाह, ये बीजापुर का सुल्तान रहता है, ये इस संघ का नेता रहता है। और युद्ध के दौरान जो है अहमदनगर का जो शासक रहता है निजाम शाह, उसके द्वारा राम राय की हत्या कर दी जाती। और युद्ध के दौरान ही तिरुमल जो रहता है, सेनापति रहता है, वो सदाशिव राय को लेकर पेनुगोंडा भाग जाता है और फिर सदाशिव राय पेनुगोंडा से विजयनगर का शासन संचालन करता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि तिरुमल द्वारा ही सदाशिव राय की हत्या कर दी जाती है और उसकी हत्या के उपरांत जो है तिरुमल ने आरिवीडू वंश की स्थापना की। तो जो अंतिम और चौथा वंश रहता है, अंतिम वंश आ जाएगा आरिवीडू वंश, इसका संस्थापक तिरुमल रहता है और ये विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश रहता है। अब देखिए इसमें एक जो प्रमुख शासक है वो है वेंकट द्वितीय, जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो वेंकट द्वितीय के बारे में कुछ प्रमुख चीज़ें देख लेते हैं। तो इसने देखिए वेल्लोर में पुर्तगालियों को चर्च निर्मित करने और अपने धर्म का प्रचार करने की छूट दे रखी रहती है। और उसके बाद इसका जो है स्पेन के सम्राट फिलिप तृतीय से सीधा संबंध रहता है, राजनयिक संबंध भी रहता है और ये सीधे पत्राचार करता है फिलिप तृतीय के साथ। और इसी वेंकट द्वितीय के समय जो है एक ओडेयार राजा रहता है, वो इससे अनुमति लेके 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना करता है। और फिर आप आगे देखेंगे कि इसी मैसूर राज्य में हैदर अली और टीपू आते हैं और फिर उनका अंग्रेज़ों से कन्फ्लिक्ट होता है। तो एक कनेक्टिविटी भी आपकी बनती रही, इसलिए मैं इन सारी बातों को आपको बताता रहता हूँ। और इस वंश का जो अंतिम शासक रहता है वो श्रीरंग तृतीय रहता है और ये श्रीरंग तृतीय आरिवीडू वंश का भी अंतिम शासक है और विजयनगर साम्राज्य का अगर पूछा जाए तो उसका भी अंतिम शासक है। तो ये विजयनगर साम्राज्य आपका कंप्लीट होता है। और इस तरह के थोड़े जो बोर्ड पे कलर ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वीडियो पिछले जो मैंने रिकॉर्ड किए वो उसमें वॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे फिर से इसको थोड़ा साफ करके लिखना पड़ा। तो ये जो असुविधा हुई इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ और आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे इस तरह की कोई गलती मेरे द्वारा नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नहीं है साफ़ सुथरा लिखा हुआ हो ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। और आज की क्लास फ़िलहाल यहाँ समाप्त होती है और अगली वीडियो जो हमारी होगी उसको मैं लेके आऊँगा। तो उसमें विजयनगर की संस्कृति और बहमनी साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास और उसकी संस्कृति को कंप्लीट कर लूँगा। फ़िलहाल अभी के लिए धन्यवाद।